हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण पढ़ने के पहले हम कुछ आकाशीय पिंडों के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं और फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं। जो भी हमको सब दिखाई पड़ते हैं आकाश में, बहुत सारे पिंड, उन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं या हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। आकाशीय पिंडों में अगर आप देखें तो बहुत सारे पिंड ऐसे हैं जो या तो हमको दिखाई देते हैं या बहुत सारे नहीं भी दिखाई देते हैं। आकाशीय पिंड जो ये आकाशीय पिंड हैं उसमें हमें कई पिंड दिखाई देते हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं तारा, स्टार। तारा या स्टार, तारा स्टार हम उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश को निकालता है, यानी वो स्वयं प्रकाशित है, उसमें कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, नाभिकीय क्रियाएं, और जिसके कारण से उससे प्रकाश अपने आप निकलता रहता है। हमारा जो तारा हमारे सबसे निकट है उसको हम सूर्य कहते हैं। तो जो सूर्य है वो हमारा तारा है क्योंकि वो स्वयं प्रकाश को निकालता रहता है। हमारे सूर्य की तरह से लाखों और भी तारे हैं, लेकिन हमसे इतने दूर हैं कि दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन उनकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि उनके बारे में बहुत जानकारी हमको नहीं है। क्योंकि हमारा तारा बहुत ही निकट है, लगभग 8 मिनट में उसका प्रकाश हमारे पास पहुंच जाता है, इतनी उसकी दूरी है। लेकिन बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिनका प्रकाश बहुत दिनों बाद पहुंचता है। सूर्य के बाद जो दूसरे नंबर का तारा हमारे निकट है पृथ्वी के, प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो 4.5 साल बाद उसका प्रकाश पहुंचता है यहाँ। इसका यह मतलब हुआ कि अगर वो तारा आज खत्म हो जाए तो प्रकाश 4.5 साल बाद तक दिखाई देता रहेगा, क्योंकि जो प्रकाश आज चलेगा वो तो 4.5 साल बाद पृथ्वी पहुंचेगा। इसके अलावा और बहुत सारे तारे हैं जो जाने कितने कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। तो एक तो हुआ तारा। दूसरा जिसे हम कहते हैं ग्रह, प्लैनेट। प्लैनेट ये वो आकाशीय पिंड हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते, लेकिन वो तारों का चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा जो तारा है सूर्य, उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। स्वयं ये प्रकाश नहीं निकालते, लेकिन जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो ये चमकते हैं। ग्रह में अभी तक 9 ग्रह थे, जिसमें से एक ग्रह को वैज्ञानिकों ने ग्रहों के गुणों के आधार पर कहा कि ये ग्रह नहीं है। तो 8 ही ग्रह हैं, लेकिन हम कौन कौन से ग्रह हैं वो सूर्य से दूरियों के हिसाब से हैं। जैसे जो पहला ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है उसको हम बुध कहते हैं। बुध, और जिसे मरकरी कहते हैं। ये सबसे निकट है, बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, सबसे निकट। दूसरे नंबर का जो ग्रह आता है जो सूरज का चक्कर लगाता है वो है शुक्र, वेनस। तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो पृथ्वी है हमारी। तो स्पष्ट है कि ये तो सूरज के निकट बहुत हैं, सूरज से दूरी के हिसाब से हैं। सूरज से सबसे निकट ये, फिर दूसरे नंबर पर है, तो ये गर्म ज़्यादा होंगे। यद्यपि ये सबसे निकट है, लेकिन इसका ताप इसकी तुलना में ज़्यादा है।
इसका लगभग 445 या 46 होगा, इसका करीब 400 करीब होगा। शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, अर्थ। पृथ्वी के बाद जो चौथा नंबर है सूरज से दूरी पर, वो आता है मंगल। मंगल यानी मार्स, ये चौथे नंबर पर है, मार्स, मंगल। पांचवा बृहस्पति, जुपिटर, और छठा शनि यानी सैटर्न। ये तो बहुत ही दूर है, तो पृथ्वी के आगे के जो ग्रह निश्चित है वहां का ताप कम होगा। सातवां जिसे अरुण कहते हैं हिंदी में, या उसे हम यूरेनस कहते हैं। अरुण, या यूरेनस, यूरेनस। और 8वें नंबर का जो ग्रह है वह है नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। नेपच्यून। अभी तक तो ये 8 ग्रह को अब माना जाने लगा, जबकि इसके 9वां ग्रह भी था जिसको अब नहीं मानते। उसको कहते हैं, हिंदी में तो यम बोलते हैं, और इसका नाम है प्लूटो। तो इस तरह से तारा हमारे सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह। अब सूर्य का ये जो चक्कर लगाते हैं ग्रह है, ये सूर्य है। अगर सूर्य को हम स्थिर माने तो उसके सापेक्ष सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अगला जो आता है तो बहुत सारे, लेकिन अगला आता है उपग्रह, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह वो पिंड है जो स्वयं ये भी नहीं चमकते, सूरज का प्रकाश पड़ता है चमकते हैं, लेकिन ये ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का परिक्रमण। और उपग्रह ये ग्रहों का परिक्रमण, ग्रहों का परिक्रमण करते हैं। यहां पर हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, इसका परिक्रमण करने वाला जो उपग्रह है उसको चंद्रमा हम बोलते हैं। चंद्रमा ये उपग्रह है। इसके अलावा और बहुत सारे जो ग्रह हैं उनके कई कई उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं, शनि के हैं, इन सब के कई कई उपग्रह हैं। अब आइए, हमको वास्तव में और बहुत सारे और भी आकाशीय पिंड हैं, तो जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, मेटॉर्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, जो क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या उल्का पिंड हैं, नेबुला। बाकी सबके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। मुख्य रूप से चूंकि इस चैप्टर में हमको गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, तो हम ये तारों के, सूर्य, ये तारों के और ग्रहों और उपग्रहों, इन्हीं सबसे संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा जो तारा है सूरज, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं।
तो ये आपके 8 या 9 ग्रह हो गए। फिर बहुत सारे उपग्रह हो गए, इन सबको हम सौर मंडल कहते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है पूरा। सब जाने जितने भी ग्रह है, उपग्रह और सूर्य के चारों ओर सबको मिला करके एक सौर मंडल। इस तरह के बहुत सारे सौर मंडल हमारे आकाशीय पिंडों में आते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। बहुत पहले लोगों का विचार यह था कि जो सूर्य है वो चलता है और पृथ्वी अपनी जगह पर है। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी हमको चलती हुई दिखाई नहीं देती, हमारे सापेक्ष सूरज ही चलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए लोगों का ये विचार था कि सूरज चलता है और वही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, एक तरफ निकलता है पूरब सवेरे और शाम को वो डूब जाता है। ऐसी कल्पना थी। कोपरनिकस ने भी बहुत पहले यही विचार अपना दिया। आगे चल करके हमारे देश में आर्यभट्ट थे, उन्होंने बताया कि नहीं, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है। सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है, इसको किस तरह लगाती है, कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन आर्यभट्ट ने किया और करके उन्होंने अपना एक विचार दिया। लगभग 1000 वर्षों तक दुनिया में कोई भी और परिवर्तन नहीं हुआ। आर्यभट्ट के लगभग 1000 वर्ष बाद जो गैलीलियो थे, टाइको ब्राहे थे, ये सारे लोग आए, या उन्हीं के साथ केपलर थे, ये लोग आए और अपने अपने विचार दिए। जो केपलर थे उन्होंने भी आर्यभट्ट के विचार को मान्यता दी और उन्होंने कुछ नियम दिए, 3 नियम दिए, जिसे हम कहते हैं केपलर का नियम। ये ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इनकी गतियों से संबंधित हैं। तो ग्रहों की गति के केपलर के नियम ग्रहों की गति के केपलर के नियम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के ग्रहों की गति के नियम, 3 नियम हैं। तो पहला नियम, केपलर ने 3 नियम दिए। 3 नियम। पहला, प्रथम नियम, जो प्रथम नियम है वो कक्षा का नियम है। कक्षाओं का नियम। लॉज ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम यह है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चलते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, जो दीर्घवृत्त है वो
इस तरह का मार्ग होता है। एक तो हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं सर्कुलर, गोलाकार, बिल्कुल वृत्ताकार, जिसमें केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है, इसकी दूरी हमेशा बराबर रहती है इस बिंदु से, केंद्र है। एक होता है इस तरह का, ये इसका केंद्र है, इसका यहां फोकस है, एक फोकस इसका यहां है, एक फोकस यहां है F1 और एक फोकस यहां है F2। ये दो फोकस हैं इसके। जो सूर्य है या तो यहां होगा या यहां होगा, और ग्रह इस तरह चक्कर लगाएगा। सूर्य यहां है, ग्रह आएगा, इसके नज़दीक से होकर जाएगा, फिर इसके नज़दीक से होकर जाएगा। तो ग्रह जो होता है वो इसी तरह के मार्ग पर चलता है। हम इसे कहते हैं दीर्घवृत्त। ये है दीर्घ वृत्त और ये है फोकस। यहीं पर सूरज रहता है, इसी पे से किसी पर, और इस मार्ग पर ग्रह चलता है। एक ग्रह है। तो कक्षाओं का नियम यह है कि ग्रह सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगाते हैं। ग्रह सूर्य की परितः दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है, और सूर्य दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर रहता है। तो ये तो पहला नियम हो गया। ये पहला नियम है। इसका मतलब यह है कि कोई ग्रह क्या इस फोकस पर रहेगा, कोई ग्रह इधर से होके गया, कोई ग्रह इधर से होके गया। यानी उसको अगर कई ग्रहों को हम इकट्ठा करें तो इस तरह से होगा। एक का दीर्घवृत्तीय ये बन गया, एक का दीर्घवृत्तीय ये बन गया, एक का दीर्घवृत्तीय ये बन गया। तो ये सूर्य तो यहाँ है, इस दीर्घवृत्त के इस वाले फोकस पर है, इस दीर्घवृत्त के इस फोकस पर है, इस दीर्घवृत्त के इस फोकस पर है। तो वो किसी एक फोकस पर ही सूर्य रहेगा। तो एक तो यह हुआ आपका कक्षाओं का नियम, यानी फर्स्ट लॉ, यानी कक्षाओं का नियम, लॉज ऑफ ऑर्बिट्स। द्वितीय नियम, अब द्वितीय नियम में क्या है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल पार करता है, उसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सूर्य के परितः किसी भी ग्रह की एरियल वेलोसिटी स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। अब क्या है एरियल वेलोसिटी, इसको समझ लें। यह हमारा ग्रह है जो चक्कर लगा रहा है, यह दीर्घवृत्त है। यह इसका लघु अक्ष है, यह इसका दीर्घ अक्ष है। लघु अक्ष की पूरी दूरी 2b होती है, इसको इतना यहाँ b मानते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये b है। ये दीर्घ अक्ष है,
और इसको यहाँ से यहाँ तक ए मानते हैं। यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर फोकस है। हमने मान लिया कि सूर्य यहाँ है, ये यस है, सूर्य यहाँ है। तो सूर्य 1 सेकंड में जितना क्षेत्रफल तय करेगी, मान लिया किसी भी क्षण ये ए बिंदु पर है, इसका ये कोण थीटा है और इसकी ये दूरी आर है। ये दूरी आर है। तो 1 सेकंड में ये कितना क्षेत्रफल, ये जो एस ए है वो 1 सेकंड में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। मान लिया वो यहां पहुंच गई बी पर। जब बी पर पहुंच जाएगी तो ये जो क्षेत्रफल है ए बी एस, यदि ये 1 सेकंड में तय हुआ तो ये स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो द्वितीय नियम है कि किसी भी, इसको कहते हैं क्षेत्रीय वेग का नियम। क्षेत्रीय वेग का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या है? किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, अर्थात dA अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, मान लिया यहाँ से यहाँ तक dt समय लगा, तो dt समय में इतना क्षेत्रफल तय किया। और यही ग्रह अगर यहाँ से और यहाँ तक गया dt समय में, तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल ये बराबर होगा। यानी एस सी डी का क्षेत्रफल और ए बी एस का क्षेत्रफल बराबर होगा एक ही समय में चला गया क्षेत्रफल। यानी अगर dt समय में ए से बी तक पहुंचा तो इतना क्षेत्रफल इसने तय किया। इसी तरह इस ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है यहाँ पर इतना क्षेत्रफल तय किया, तो यहाँ पर तय किया गया क्षेत्र यहाँ पर तय किए गए क्षेत्रफल के बराबर होगा अगर समय स्थिर है। स्थिर समय में तय किए गए क्षेत्र आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक और ये क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होगा अगर ये वस्तु, मान लिया ये पिंड हमारा इधर को ग्रह जा रहा है। तो किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, अर्थात क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। किसके क्षेत्रफल परिवर्तन की दर? ये जो रेखा है सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, जो ये आपकी रेखा है सूर्य के सापेक्ष जो इसकी पोजीशन वेक्टर है, ये जो रेखा है ये 1 सेकंड में जितना क्षेत्रफल तय करती है उसी को हम रेखीय वेग कहते हैं, क्षेत्रीय वेग कहते हैं। जी अपॉन dt इसको कांस्टेंट रहता है।
अब इसके लिए हम मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। मैथमेटिकली ये देखते हैं कि यदि, जैसा आपने देखा चित्र में, मान लीजिए किसी भी क्षण ग्रह ए बिंदु पर है, यदि किसी क्षण ग्रह ए पर है तथा उसका पोलर निर्देशांक सूरज से उसको मिलाने वाली रेखा की जो दूरी है वो कितनी है, और जो हमारा ये मुख्य अक्ष है, जो इसका दीर्घ अक्ष है, इसे दीर्घ अक्ष कहते हैं। इस दीर्घ अक्ष से कोण कितना बनता है, इसको कहते हैं पोलर निर्देशांक। आर थीटा है, पोलर निर्देशांक आर और थीटा है। ग्रह dt समय में B तक पहुंच जाता है। B तक पहुंच जाता है, तो ये क्षेत्रफल कितना तय करता है? B तक क्षेत्रफल कितना तय करेगा? अब इसका जो क्षेत्रफल है वो आप अगर ध्यान से देखें तो इसका ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ये यहां से यहां तक, ये क्षेत्रफल है, ये यहां से यहां तक r है। और ये जो कोण बनता है, जितने कोण से ये विस्थापित हुआ, यानी ये कोण इसका है d थीटा, तो ए बी बराबर हो जाएगा आर डी थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये डी थीटा है और ये आर है, तो ये हिस्सा, ये जो आपका चाप है, इसको अगर हम x मान लें तो x बटा आर बराबर डी थीटा, और इसलिए x बराबर आर डी थीटा। तो यहाँ पर जो ए बी होगा, ये बराबर हो जाएगा आर डी थीटा। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ये हो गई आर डी थीटा, ए बी बराबर आर डी थीटा। और इसलिए ए बी एस का क्षेत्रफल, इसलिए ए एस रेखा द्वारा पार किया गया, यानी स्वेप्ट क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल होगा कितना? ये क्षेत्रफल यही डी ए, ये जो बीच वाला क्षेत्रफल है यही, इसी को कहते हैं डी ए। ये क्षेत्रफल इसका बीच का, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो पूरा है इसके बीच का। तो इसलिए क्षेत्रफल
जो पार किया गया इस ऐसे द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में, dA ये बराबर हो जाएगा 1/2 SA इंटू AB। SA इंटू AB, या DA इक्वल टू 1/2 SA इक्वल टू R, और AB इक्वल टू R d थीटा। इसलिए क्षेत्रीय वेग, इसलिए क्षेत्रीय वेग dA अपान dt बराबर 1/2 R स्क्वायर d थीटा अपान dt। एक बटा 2 R स्क्वायर डी थीटा अपान डी टी, या डी ए अपान डी टी इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर ओमेगा। ये है क्षेत्रीय वेग, और ये स्थिर रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। जो हमारा ग्रह है उसके लिए एरियल वेलोसिटी ये स्थिर रहती है, ये क्षेत्रीय वेग या एरियल वेलोसिटी। चूंकि ग्रह का कोणीय संवेग J इक्वल टू I ओमेगा इक्वल टू MR स्क्वायर ओमेगा। इसलिए समीकरण 1 से dA अपान dt R स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू J अपान M बराबर J अपान 2M। चूंकि dA अपान dt नियतांक ये स्थिर है, और इसलिए J भी स्थिर रहेगा। तो किसी भी ग्रह का कोणीय संवेग भी स्थिर रहता है। हम कह सकते हैं कि जो दूसरा नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। जो केपलर का दूसरा नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कोणीय संवेग है वो भी स्थिर है, वो भी संरक्षित है, क्योंकि dA/dt संरक्षित है और dA/dt बराबर J अपान 2M। 2 और M तो स्थिर ही है किसी भी वस्तु का, और इसलिए J भी स्थिर रहेगा। तो हम एक दूसरे नियम को ये कह सकते हैं कि जो दूसरा नियम है ये संवेग संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण पर भी निर्भर करता है या उसके नियम पर आधारित है। ये तो हुआ केपलर का दूसरा नियम। अब केपलर का तीसरा नियम है, केपलर का तृतीय नियम।
केपलर का तृतीय नियम ये है, हम जानते हैं कि जो ग्रह है वो सूरज को जो चक्कर जितने समय में लगाता है उससे हम उसका परिक्रमण काल कहते हैं। इतने समय में सूरज का चक्कर लगा है। जैसे हमारी पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर 1 वर्ष में लगा लेती, या इसी तरह से जो बुध है वो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, या इसी तरह प्लूटो है तो लगभग 248 साल में वो चक्कर लगाता है। तो ये जो सूरज का चक्कर लगाने का समय है इसे हम कहते हैं परिक्रमण काल। जो परिक्रमण काल है परिक्रमण काल, और जो ग्रह चक्कर लगाता है वो दीर्घवृत्त में लगाता है। तो तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम उससे कहते हैं कि परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम क्या है? किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे समझें, यह हमारा दीर्घवृत्त है, इसका ये दीर्घ अक्ष कहलाता है, इसका ये लघु अक्ष कहलाता है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस की जो आधी लंबाई होती है उसे हम ए कहते हैं और इसकी आधी लंबाई को हम बी कहते हैं। यह हुआ लघु और यह हुआ दीर्घाक्ष। तो कहते हैं कि जितनी देर में ये चक्कर लगाता है सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी मान लिया का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष यह है ए के तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी की घात 2 अनुक्रमानुपाती ए की घात 3, टी की घात 2 अनुक्रमानुपाती ए की घात 3। यह है इसका तृतीय नियम। अब आइए इसको हम प्रूव करके देखते हैं, प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। चूंकि परिक्रमण काल
परिक्रमण काल T परिक्रमण काल T कितना होगा? परिक्रमण काल T होगा पूरा क्षेत्रफल यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अपान जितना इसका चाल हो, क्षेत्रीय चाल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अपान क्षेत्रीय चाल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई AB और क्षेत्रीय चाल हम निकाल चुके हैं। क्षेत्रीय चाल बराबर है dA अपान dt और इसका मान हम निकाल चुके हैं J अपान 2m। तो यहाँ हमने रख दिया क्षेत्रीय चाल J अपान 2m, d अपान dt बराबर J अपान 2m। J अपान 2m ऊपर चला गया। वैल्यू हमको निकालनी टी स्क्वायर की, इसका स्क्वायर कर दिया। देयरफॉर टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपान j स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, पाई का स्क्वायर 1, m का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर और नीचे j का स्क्वायर। इसमें जो इसका फोकस होता है, यहाँ पर एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम और इसकी जो अर्ध लेटस रेक्टम होता है, इसकी चौड़ाई L यह बराबर होता है b स्क्वायर अपान a। यह है लेटस रेक्टम की चौड़ाई। तो चूंकि लेटस रेक्टम ये जो लेटस रेक्टम है L, ये बराबर होता है b स्क्वायर अपान a और इसीलिए b स्क्वायर इक्वल टू AL। हेंस t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह हमने रख दिया AL अपान j स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर L a की पावर 3 अपान j स्क्वायर। इसमें सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर L ये कांस्टेंट है इस सब के लिए। 4 पाई तो कांस्टेंट है, m उस ग्रह का द्रव्यमान है वो भी कांस्टेंट है, ये लेटस रेक्टम की लंबाई L कांस्टेंट है और ये जो J है ये भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है कांस्टेंट है। इसमें यही चीज़ नहीं कांस्टेंट है, इसलिए टी स्क्वायर अनुक्रमण पाते a क्यूब। देयरफॉर
टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाते ए क्यूब। तो इससे हमको ये बात सिद्ध हो गई कि ए स्क्वायर अनुक्रमानुपाते टी क्यूब। तो ये हुआ केपलर का नियम। केपलर ने पहली बार लिखित रूप में इन नियमों को हमें दिया और इसी केपलर के नियम के आधार पर बाद में ये केपलर के नियम सही है या नहीं, क्योंकि केपलर ने कोई प्रैक्टिकल तो किए नहीं, लेकिन जो न्यूटन थे उन्होंने अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला। हम केपलर के नियम से गुरुत्वाकर्षण के नियम का निष्कर्ष प्राप्त कर ले, इसका मतलब न्यूटन का नियम भी सही है, वो केपलर का नियम भी सही है। तो हम इसके बाद केपलर के नियम से न्यूटन के नियम का निष्कर्ष निकालेंगे। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।